हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के कार्यपत्रक 17 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 16 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं। गर्मियों के समय हम जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहां पर हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के समय क्या करते हैं, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में मौजूद जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा जो जल वाष्प है वो बूंदों के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। और यही जल वाष्प जब बाहर वाली हवा से टकराती है तो पेड़ के आसपास वाले वातावरण में हमें क्या होती है, ठंडक का महसूस होती है। क्या महसूस होती है, हमें ठंडक महसूस होती है। तो वही हमें उत्तर लिखना है। तो देखें उत्तर हम क्या लिखेंगे। उत्तर लिख देंगे हम, पहले इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। उत्तर लिखेंगे कि पेड़ पौधे दिन के समय पेड़ पौधे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिससे या जिसके कारण पत्तियों में मौजूद जिसके कारण पत्तियों में मौजूद पत्तियों में मौजूद रंध्रों के द्वारा रंध्रों के द्वारा जलवाष्प जलवाष्प बूंदों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पत्तियों में मौजूद रंध्रों के द्वारा जलवाष्प बूंदों के रूप में बूंदों के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। और यही जलवाष्प जब बाहरी हवा से टकराती है, यही जलवाष्प जब बाहरी हवा से टकराती है बाहरी हवा से टकराती है तो पेड़ के आसपास पेड़ के आसपास शीतलता प्रदान करती है। ठीक है। तो पेड़ के आसपास शीतलता प्रदान करती है, यानी जो जलवाष्प पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलती है और वो जलवाष्प जब बाहरी हवा से टकराती है तो उस बाहर वाली हवा को ठंडा कर देती है। इसकी वजह से हमें पेड़ के आसपास किसका महसूस होती है, पेड़ के आसपास हमें शीतलता महसूस होती है अथवा ठंडक महसूस होती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका है। मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका है वो आपको लिखनी है। तो देखें हम लिख देंगे कि इसमें आमाशय में श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है। आमाशय में श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है। आमाशय में श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है जो जठर रस जठर रस मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय भित्ति की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय भित्ति की सुरक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अगर उसकी मात्रा अधिक होगी तो वो आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि
आपके जो श्लेष्मिक स्तर होता है उसमें 4 जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है? जो जठर रस का स्त्रावण करती है। तो मेन काम तो यही है कि श्लेष्मा का जो मोटा स्तर होता है वो जठर रस से आमाशय का जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है उसका क्या करती है? उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो मेन उत्तर तो यही है। इसके अलावा भी अगर लिखना चाहे तो कि जो श्लेष्मिक स्तर होता है उसमें कितनी जठर ग्रंथियां पाई जाती है? उसमें 4 जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और वो जठर ग्रंथियां क्या करती है? वो जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रावण करती है। ठीक, आगे बढ़े हम। आगे बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 कि हरे पेड़ पौधों को स्वयं पोषी क्यों कहा जाता है? आप सब जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस वजह से ये इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। और जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? स्वयं पोषी कहा जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लिखेंगे, हरे पेड़ पौधों को स्वयं पोषी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधों को स्वयं पोषी कहा जाता है। स्वयं पोषी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधों को स्वयं पोषी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात ये अपने भोजन के लिए ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है। और जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है परपोषी। क्या कहा जाता है? परपोषी। एक होते हैं मर्तोपजीवी या मर्तजीवी, जो मरे हुए जीव जंतुओं या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उन्हें कहा जाता है मर्तजीवी। अगर बात करें हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की, तो वो क्या होती है? अभिक्रिया में लिख लेता हूं, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O। ठीक है, इसकी उपस्थिति में आपके सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की मदद से। ठीक है, पर्णहरित और दूसरा आपका क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। और क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन। और क्या बनाएंगे? और बनाएंगे आपके जल। क्या बनाएंगे? और बनाएंगे आपके जल। ठीक है, तो और क्या बना देंगे आपके? देखो ये हाइड्रोजन बाहर आ, तो इधर कितना हो जाएगा? 6। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी जल। तो ये क्या है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जो जितने भी सजीव हैं वो अपने शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जिसके जरिए वो जीवित रह पाते हैं उसे कहते हैं जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन आदि, यानी सभी
प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अस्तित्व का कार्य करते हैं या जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। देखो हम क्या लिखेंगे कि जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम, जीवित शरीर में होने वाले, जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए, जो जीवन के लिए, जो जीवन के लिए क्या होते हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जो जीवन के लिए क्या होते हैं, जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए क्या होते हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे पोषण, श्वसन, फिर उत्सर्जन, और क्या है, उत्सर्जन, और क्या है, वहन। ठीक है, क्या है, वहन आदि। ये सब क्या है, ये सब जैव प्रक्रम है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अथवा वे सभी प्रक्रम, अथवा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, जो 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 सम्मिलित रूप से, जो सम्मिलित रूप से सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो सम्मिलित रूप से सजीवों के अनुरक्षण का क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, सजीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 5, वायवीय व अवायवीय श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। इसमें वायवीय और अवायवीय श्वसन में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। फिर वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। वायवीय में जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वही अवायवीय में जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो होते हैं आपके लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। तो वही हमें लिखना है। तो देखो पहला पॉइंट हम लिख देंगे कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अवायवीय श्वसन, एवं अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वही अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है,
पहला पॉइंट ये हो गया कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, वही अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। दूसरा लिख देंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन एवं अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अगर आप तीसरा अंतर लिखना चाहें तो तीसरा अंतर आप क्या लिख सकते हैं कि वायवीय में जो अंतिम उत्पाद होता है, वायवीय में जो अंतिम उत्पाद है, ठीक है, वायवीय में जो अंतिम उत्पाद है आपका, वो क्या होता है? वो होता है आपके CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O। वही बात करें अवायवीय की, तो अवायवीय में जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है आपके लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल। ठीक है, अगला देखो, छठा प्रश्न है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? मनुष्य के अंदर शरीर से बाहर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम कौन करता है? तो उसको निकालने का काम कौन करता है? आपका उत्सर्जन तंत्र। कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन जो तंत्र है, यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्या करता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। जिसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? जिसके जो प्रमुख भाग हैं वो होते हैं आपके वक्रक, ठीक है, इसके अलावा मूत्र नलिका, इसके अलावा मूत्राशय, ठीक है, इसके अलावा आपके मलाशय, इसके अलावा गुदा। ये सारे जो अंग हैं ये मिलकर क्या करते हैं? ये मिलकर आपके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 17 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।